दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेज में। आज हम 2024 की पहली क्लास ले रहे हैं, केमिस्ट्री पहली क्लास, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस दिनों हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आगे होता है क्या इस पाठ में। देखिए, पाठ का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब पहली बात जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमें ना दिखे, जैसा हमारे पेट में भोजन का पचना, तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन, ये सब क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें देखिए, इसमें दो परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। नंबर एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है। नंबर दो होता है भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन मैं जितना बताऊंगा उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कृपया देखें। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की है क्या। देखिए, रासायनिक परिवर्तन जो हमें न दिखे, जैसे मैंने दूध लिया और दूध से मैंने क्या बना डाला? दही। दूध से मैंने दही बना डाला, तो आप जानते हैं कि इधर वाले क्या कहते हैं? अभिकारक। लेते हैं अभिकारक। और इधर जो बनता है क्रिया के फलस्वरूप उसे बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए, तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या निकल के आती है? ऐसे परिवर्तन जिनसे देखिए अभिकारक के उत्पाद बनाया जा सकता है। अभिकारक से उत्पाद बन गया, अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, पर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपने दूध से दही का निर्माण तो कर लिया, लेकिन आप दही से दूध का निर्माण कर पाएंगे? नहीं, इसका आंसर है। ठीक, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिनसे अभिकारक, देखिए अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, पर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। हम ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन जैसे मैंने जल लिया और मैंने क्या बना दी? बर्फ, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि ये वाला अभिकारक है, इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं। ये क्या हो गया? इधर वाले को, चलिए देखिए, इधर वाले को अभिकारक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, उधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अभिकारक उत्पाद। और इसमें क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन से अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है। देखिए, जल से आप बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से भी जल बना सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? ऐसा परिवर्तन जिससे अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक भी बनाया जा सकता है, हम ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ऐसा परिवर्तन जिनसे अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे की हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण। कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक हेडिंग बताएंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण। अब बोलेंगे संक्षिप्त विवरण क्या है भाई? देखिए, संक्षिप्त विवरण, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम में प्लस हमने ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को दहन किया, तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, तो यह क्या हुआ? जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यही है संक्षिप्त विवरण, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग है कि रासायनिक समीकरण लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं, रासायनिक समीकरण है ना लिखना, ये हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखना क्या है, अरे देखो शब्द रासायनिक समीकरण मतलब ये जैसे शब्द लिखा, यही एग्जाम्पल यहाँ पर समझा रहे हैं। शब्द लिखा तो हम मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 तो बनेगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्या हुआ शब्दों के बदले लिखा, तो देखिए शब्दों के बदले मैंने प्रतीकों के माध्यम से लिख दिया, शब्दों के बदले और प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ये रासायनिक समीकरण लिखना इस प्रकार शब्दों के बदले और प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है समीकरण। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, कागज अब आगे बढ़ते हैं, ये हेडिंग हो गई। छोट समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। चलो अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृपया देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए संतुलित समीकरण क्या है, जिनके दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो, तो ये आप जानते हैं कि संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिख लिया प्लस H2SO4, तो इसको हम क्रिया कराएंगे तो ये इससे बनेगा ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। ठीक, अब देखिए तो ये हम समीकरण ले लिए हैं, बुक में दिया हुआ है, इसी माध्यम से आपको समझाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में देखिए कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, जैसे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक नियम और बनाया गया है जिसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो ठीक, उसमें ये बताया गया कि अभिकार को, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, देखो ये अभिकारक इधर वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, और इधर वाले को उत्पाद। बताया कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया की फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। समझ में आई कि रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी पुष्टि होती है, और यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपको लिखकर दे देंगे नोट्स। अब देखते हैं, ये हो गया, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 पर हम बात करेंगे, नंबर 1 प्रकार पर होती है संयोजन अपक्रिया। अब देखिए संयोजन अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया, देखो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन अपक्रिया क्या होती है। अब देखिए संयोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें, चलिए मैंने पहली बात कार्बन लिया, उसमें कार्बन में ऑक्सीजन का दहन कराए O2, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस।
अब देखिए, तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, आज समझिएगा। इधर जब इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, फिर से हम लिख दे रहे हैं अभिकारक, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए इसमें दो अभिकारक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए अभिक्रिया हुई, ठीक बोल सकते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद कैसा बना, एक ही उत्पाद बना, एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने सल्फर लिया प्लस O2 में दहन किया तो क्या बनेगा, SO2। तो इसमें देखिए भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया भाई कौन सी है, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखिए इसी का उल्टा, देखिए जैसे मैंने CO2 लिया तो इसको C प्लस O2 में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, SO2 लिया तो ठीक है S प्लस O2 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसी के विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। देखिए इधर वाले को आप सब लोग जानते हैं कि इधर वाले को हम अभिकारक बोलते हैं और इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या निकल कर आएगी, जब एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अभिकारक देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, विघटित हो जाते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा इसकी बुक में दी हुई है, लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम परिभाषा इसकी दिखा देंगे, अभी आप समझ लीजिए। ठीक, संयोजन क्या हुआ एक बार फिर देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए या विघटित हो जाए तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे की प्रक्रिया, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन का अर्थ निकल आता है विस्थापित कर देना, दूसरे को हटाकर विस्थापित कर देना। जैसे मैंने आयरन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आयरन लिया प्लस उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 को मिलाया। देखिए हम आपको यह अभिक्रिया पूर्ण करना भी बता देंगे। ठीक है, पहले आप इसे जानिए, Fe तो ये बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर गैस। ठीक है, अब देखिए तो विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हुआ। विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई, जब एक तत्व कोई आयरन है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के, मतलब ये दूसरा तत्व है, उसके यौगिक पर विस्थापित कर दे। देखिए Cu को क्या हुआ, Cu को हटा दिया, दूसरे तत्व को उसके यौगिक पर विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जिंक ले लिए और प्लस CuSO4 में हम मिलाए तो क्या बनेगा ZnSO4 और प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर के स्थान पर कॉपर अपना स्थान ग्रहण कर लिया सल्फर के साथ। अब देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक पर विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। आप ये एग्जाम्पल लिखकर याद भी कर लीजिएगा और परिभाषा बना कर अपने मन से मैंने जो समझाया है वो लिखिएगा। पहले तो आप काफी कलम लेकर ही बैठिए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक पर विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी ये है हमारी तीसरी। अब देखिए चौथी अभिक्रिया कौन सी है, चौथी अभिक्रिया विस्थापन द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है,
द्विस्थापन क्रिया। देखिए द्विस्थापन क्रिया क्या है? द्विस्थापन क्रिया जैसे मैंने Na2SO4 पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऐसे लिया। मैं बताऊंगा ये सब, लेकिन आप जहां पर हैं पहले समझिए तो आगे बताऊंगा। अब देखिए BaSO4 प्लस Na2NaCl। देखिए यहाँ पर ये एक ऐसी क्रिया जिसमें आयनों के भी अभिकारक को, इसे तो हम अभिकारक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक, और इसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे? आप देखिए Na2 ठीक सोडियम सल्फेट Na2SO4 पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 था, तो इसमें क्या हुआ? ये BaSO4 बन गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखिए ये इसकी जगह इसको हटाकर Na2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। ये क्या हुआ? आपस में अलग हो गए, आयनों के बीच कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया। अब जैसे दूसरा हम समीकरण लेते हैं, तो NaCl प्लस AgNO3 तो क्या बनेगा? देखिए तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो AgCl प्लस NaNO3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे है, इसमें भी क्या हुआ? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए NaCl प्लस AgNO3 एक सूत्र होता है, चलो हम बता दे रहे हैं कैसे इसको लिख देते हैं। जैसे AB और प्लस CD इसके बराबर होता है BC प्लस AD। देखिए BC ये इसके पास, ये इसके पास, तो ऐसे मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C, इसको D, तो BC बनेगा। देखिए BC रुकिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए A ये है A और B, मतलब ABCD ऐसे हो गया, ठीक है। तो BC बनेगा, BC देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? BC देखिए B और C, Ag और Cl बनेगा। अब देखिए AD, A कितना है? Na और D कितना है? NO3। इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा AB और CD, ठीक है। तो BC बना, BC देखिए B और C, देखिए BaSO4 ही तो बन रहा है। अब देखिए AD, तो ये हो गया AD किया, AD कैसे? देखिए मतलब Na2 इसका मतलब 2Na, देखिए, और Cl देखिए 2 लगा दिया मैंने, देखिए यहाँ पर, तो इसके लगे भी 2 है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है कुछ, इसको हम आगे बताएंगे। अब अपनी बात आपको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। विस्थापन क्रिया है या फिर हम विस्थापन, फिर हम इसको डालते हैं आगे बढ़ते हैं। विस्थापन क्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व की यौगिक पर विस्थापित, देखिए आयरन इसकी जगह होकर इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो विस्थापन क्रिया है। इस क्रिया बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा, अब क्रियाएं लिख देंगे, पूछेंगे ये कौन सी क्रिया विस्थापन विस्थापन, तो वहां पर आपको देखना होगा और बताना होगा कौन सी क्रियाएं हैं। जो यहाँ पर आप नहीं समझे रहेंगे तो वहां पर आप नहीं बोल पाएंगे, तो ठीक है। अब देखिए द्विस्थापन, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम द्विस्थापन क्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा फेंकी जाती है, इसका मतलब आप समझिए ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी क्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CaO प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ऊष्मा, तो क्या बनेगा भाई? CaOH का होल कोई, देखिए इसमें ऊष्मा निकल रही है, ठीक, ऊष्मा फेंकी जा रही है, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी क्रिया। ऐसे पेज में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा निकले, उस क्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी क्रिया, ठीक है। आप इसे देख लेना और याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए 6वें नंबर पर हमारी ऊष्माशोषी क्रिया। ऊष्माशोषी
अपक्रिया। अब देखो उष्मा शोषित ऐसी क्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, उष्मा अवशोषित की जाए उसे हम उष्मा शोषीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए इसमें बताना पड़ रहा है। अब देखिए उष्मा शोषी, जैसे कि उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्मा शोषी, जैसे N2 प्लस O2 बराबर का 2NO माइनस उष्मा, ये आपकी अपक्रिया उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसे हम उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक अपक्रिया और बची है, उष्मा क्षेपी उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा शोषी उष्मा का अवशोषण हो। एक अपक्रिया और बची है अवक्षेपण अपक्रिया। आप भी देख लीजिए, जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेपकता है, इसकी 2-3 परिभाषा है, या अविलय लवण प्राप्त होता है। अभी हम बताएंगे ये सब है क्या, अवक्षेप कैसे बनेगा, जैसे अवक्षेप इसमें कैसे बनेगा, जैसे Na2SO4 लिया, वही द्विस्थापन अपक्रिया में अंतर बता रहे BSO4। ठीक, तो ये क्या बनेगा, मैंने बताया AB प्लस CD बराबर BC बनेगा, B और C, तो BaSO4 बनेगा, सॉरी BaSO4 नहीं BaCl2 यहाँ पर रहेगा, BaCl2 प्लस 2NaCl। देखिए जो अवक्षेपण क्रिया रहती है उसमें ये आपको निशान अवक्षेप, ये बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा भैया, अवक्षेप बन रहा है। ये बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा। कहेंगे कैसे हम जाने पाएंगे कि अवक्षेप बन रहा, तो स्थापन क्रिया में भी बनता है। देखिए यहाँ पर एक तीर का निशान ऐसे नीचे की ओर लगा रहेगा, तो आप जान जाएंगे कि अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। ठीक, अवक्षेपण क्रिया जिसमें ऐसे क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो उसे हम अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। देखिए अवक्षेप, ये तीर का निशान नीचे की ओर है, तो आप जान जाएंगे कि अवक्षेप बन रहा है। ठीक, आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब देखते हैं एक टॉपिक, आखिरी टॉपिक है वियोजन अपक्रिया के प्रकार भी पढ़ा देते हैं, बीच में हम बताने को भूल गए थे। अब देखिए वियोजन, देखिए यहाँ पर वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार। ठीक, नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन होता है। नंबर 1 पर ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युतीय वियोजन, नंबर 3 कौन सा होता है, प्रकाशीय वियोजन। नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय ठीक है। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन होता है। अब देखिए ऊष्मीय वियोजन क्या है। ऊष्मीय वियोजन क्या है, पहली बात हम इसका उदाहरण लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा, एनसीईआरटी बुक में आपके दी हुई ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा कराई जाती हो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेंगे ऊष्मीय वियोजन का। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन का जैसे हमने अमोनियम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया, NH4 लिया, तो इस पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर बनेगा NH3, तो यहाँ पर NH3 एक हाइड्रोजन बचा और Cl बचा, तो प्लस हाइड्रो HCl बनेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, इससे ये ऊष्मीय वियोजन। देखिए यहाँ पर डेल्टा, ये डेल्टा दर्शाई गई, इसी बोलते हैं ऊष्मा द्वारा कराई गई। ठीक, ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा द्वारा कराई जाती हो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर विद्युतीय वियोजन क्या है।
वह ऐसी क्रिया जो विद्युत धारा द्वारा कराई जाती हो, विद्युत धारा द्वारा कराई जाती हो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जैसे मैंने जल के 2 मोल लिए तो क्या बनेगा भाई, 2H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, यही बनेगा जल मैंने। ये देखिए विद्युत धारा द्वारा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि विद्युत धारा द्वारा यह क्रिया कराई जाती है, विद्युत धारा द्वारा। ऐसी क्रिया जो विद्युत धारा द्वारा कराई जाती हो उसे हम विद्युतीय वियोजन कहते हैं। अब तीसरी प्रकाशीय क्रिया, जो प्रकाश के ऊर्जा द्वारा कराई जाती हो, प्रकाश के ऊर्जा द्वारा कराई जाती हो प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। जैसे 2AgCl, 2AgCl, जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में, तो 2Ag, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, समझ लीजिए वियोजन की मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होती है, जो ऊष्मा द्वारा कराई जाती हो, ऊष्मा द्वारा कराई जाती है। जैसे मैंने NH4Cl लिया तो NH3 और Cl देखिए यहाँ पर ऊष्मा लगा, ऊष्मा द्वारा करा दी गई। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा लगा 2H2O, 2H2 प्लस O2। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की ऊर्जा द्वारा कराई जाती है। जब 2AgCl सिल्वर क्लोराइड तो 2Ag प्लस Cl2 हो गया। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं, NCERT बुक में। हम यहाँ तक ही अध्याय समाप्त करते हैं, फिर आगे पार्ट 2 में हम पूरा अध्याय समाप्त करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है।